जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। वेलकम टू शिवम स्टडी प्लेटफॉर्म। शिवम स्टडी परिवार आप सभी भाइयों एवं बहनों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में यानी कि आज की इस क्लास में हम आपको साइकोलॉजी का प्रैक्टिस सेट कराने के लिए जा रहे हैं। और ये प्रैक्टिस सेट की क्लास दोस्तों हमारी क्लास नंबर 5 होगी। 4 क्लासें इससे पहले हम साइकोलॉजी की प्रैक्टिस सेट की करा चुके हैं, और वो भी दोस्तों प्रैक्टिस सेट है तो किसका दोस्तों, सीटेट का एग्ज़ाम 15 दिसंबर को जो होने के लिए जा रहा है, 2024 की बात कर रहे हैं। उसी को मद्देनज़र रखते हुए हम आपको अभी तक सीटेट ने जितने भी क्वेश्चन पूछे हैं दोस्तों, उन्हीं क्वेश्चनों को, सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को दोस्तों हम यहाँ पर आपको प्रैक्टिस सेट के रूप में रिवाइज करा रहे हैं। ठीक है दोस्तों। अगर आप लोग हमारी इस वीडियो से नए जुड़े हों या हमारे इस चैनल से दोस्तों नए जुड़े हों, तो दोस्तों आप सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा। बने रहिएगा दोस्तों, वीडियो के अंत तक बहुत ही मज़ा आएगा दोस्तों। क्लास में आपको दोस्तों क्वेश्चन रिवीजन के साथ साथ में दोस्तों हम दोस्तों बहुत सारे जो ऑप्शन रहते हैं दोस्तों, हम उनका भी पोस्टमार्टम कर देते हैं ऑप्शनों का। तो एक क्वेश्चन में दोस्तों आपके 4-5 क्वेश्चन बन जाते हैं, और 10 क्वेश्चन कराते हैं, हम ज़्यादा कराते नहीं हैं। तो 10 के 50 क्वेश्चन आपके अपने आप बन जाते हैं एक ही क्लास में। ठीक है दोस्तों। तो जिन भी भाई बहनों ने अभी तक यूथ का प्रैक्टिस सेट नहीं लिया है, तो कृपया करके जल्दी कीजिएगा, क्योंकि अब आपके पास टाइम बिल्कुल नहीं बचा है। बहुत कम टाइम है दोस्तों, एक एक दिन निकल रहा है, तो वो आपके लिए ही हानिकारक है दोस्तों। यूथ का प्रैक्टिस सेट लेकर आइए दोस्तों, और घर पे दोस्तों उस यूथ के प्रैक्टिस सेट से क्वेश्चन लगाइएगा, सिर्फ सीटेट वाले, और उसका रिवीजन हमारे साथ आप हमारे क्लास में कीजिएगा, ताकि दोस्तों आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है दोस्तों बहुत ही ऊंचा हो जाए। ठीक है दोस्तों। तो आइएगा दोस्तों। मंजिल उन्हीं को मिलती है, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। दोस्तों क्या कह रहे हैं, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता है, पंखों से कुछ नहीं होता है, हौसलों से उड़ान होती है। अगर दोस्तों आपका हौसला बुलंद है, हौसला बहुत अच्छा है, तो दोस्तों आप लोग ये सीटेट क्या दोस्तों, इससे बड़ी और कोई परीक्षा दो, उसमें भी दोस्तों आप एकदम निकल के बाहर जाओगे। बहुत ही अच्छे नंबरों से आप लोग एग्ज़ाम को निकालोगे, यार आपका हौसला बुलंद है तो। ठीक है दोस्तों, आइएगा अब चलते हैं अपनी क्लास की ओर, और एकदम दोस्तों कंसंट्रेट हो करके आप लोग बैठ जाइएगा, इधर उधर ध्यान बिल्कुल मत भटकाइएगा। जो हम आपको यहाँ पर हम क्वेश्चन बताएंगे और आंसर ऑप्शन बताएंगे, और फिर उसके बाद आंसर भी बताएंगे। जो इसका आंसर एकदम पहले देगा उसका नाम हम क्लास में लेंगे, नेक्स्ट क्लास में दोस्तों। ठीक है, क्योंकि दोस्तों ये कोई लाइव क्लास तो है नहीं जो हम आपका तुरंत नाम ले देंगे, तो नेक्स्ट क्लास में दोस्तों आपका नाम लिया जाएगा। अब आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12, यानी कि इससे पहले ये 11वां नंबर क्वेश्चन अगली क्लास में करा दिया गया है, क्लास नंबर 4 में। दोस्तों आपको सब कुछ एकदम ऐसा नहीं है कि आगे पीछे नहीं, एकदम क्रम से मिलेगा, आपको पढ़ने में कोई कठिनाई ना हो। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 12 हमारा क्या कह रहा है, शिक्षक कक्षा में पढ़ने में ध्यान न देने वाले बच्चों से किस प्रकार का बर्ताव कर सकते हैं। जो टीचर है, और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कक्षा में पढ़ाई नहीं करते हैं, ऊधमबाजी ही करते हैं। तो सीटेट वाला सवाल शिक्षक से ये कर रहा है कि यदि आपकी कक्षा में कुछ बच्चे ऐसे हैं जो पढ़ाई नहीं करते हैं बल्कि ऊधम मचाते हैं, तो आपका बर्ताव उन बच्चों के प्रति क्या रहेगा। क्वेश्चन का सेंस ये है दोस्तों। हमने आप लोगों को हर एक क्लास में बोलते हैं, और फिर भी एक बार बोल रहे हैं, क्वेश्चन का जवाब देने से पहले, प्रश्न का जवाब देने से पहले
आप लोग पहले भली भांति प्रश्न को समझिएगा कि प्रश्न कहना क्या चाह रहा है, और उसके बाद ऑप्शनों को समझिएगा और फिर उसके हिसाब से दोस्तों आप लोग आंसर दीजिएगा। कभी भी आपका कठिन भी क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता है, ठीक है। कभी कभी क्या होता है दोस्तों, क्वेश्चन का आंसर कुछ और होता है, ऑप्शन में कुछ और रखा होता है, लेकिन अगर हम समझ के जाएंगे, समझ के ऑप्शन को देखेंगे तो दोस्तों उसमें थोड़ा बहुत उसका अंश जो सही आंसर है उसमें मिलता हुआ आपको कहीं ना कहीं नज़र आएगा ऑप्शनों में, वही आपका आंसर हो जाएगा सही, ठीक है। तो ए ऑप्शन है दोस्तों। पूरी कक्षा के सामने उन्हें बार बार डांट कर। दोस्तों आप लोग सीटेट का जैसे ही प्रैक्टिस सेट लगाओ, ठीक है, तो आपके माइंड में एक बात आनी चाहिए कि बच्चे के प्रति आप निगेटिव नहीं बोल सकते हो। आप बच्चे के प्रति नेगेटिव बोल गए तो आप एकदम गड्ढे में चले जाएंगे। बस जो नेगेटिव वाला ऑप्शन होता है दोस्तों उसको साइड में रखिएगा। हाँ, अगर क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि कौन सा ऑप्शन बच्चे के प्रति नेगेटिव है, तब तो मुझे बताना ये नेगेटिव है। भाई 4 ऑप्शनों में से एक नेगेटिव होगा, 3 पॉजिटिव होंगे, तो पॉजिटिव वाले अलग और नेगेटिव पूछ रहा है तो नेगेटिव बता देंगे। लेकिन अगर नहीं पूछ रहा है, नहीं लगा के, तो आपको नेगेटिव को शांत रखना है, साइड में रखना है, ठीक है। बच्चे को डांटेगी नहीं, ठीक। कंठस्थ कोई करने के लिए जोर नहीं देंगे कि आप कंठस्थ करो, इसे याद करो, ठीक है। ज़्यादा पढ़ने के लिए जोर नहीं देंगे। तो ये सब नेगेटिव पॉइंट है, ठीक है। देखो नेगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट पढ़ने में आपको तुरंत मालूम पड़ जाता है कि ये बच्चे के प्रति नेगेटिव है या पॉजिटिव है, ठीक। आइएगा पी ऑप्शन। उनसे बात करके तथा उनकी अरुचि का कारण जानने की कोशिश करेंगे, ठीक। और सी, उन्हें गृह कार्य के रूप में अत्यधिक वर्कशीट देंगे। डी, बच्चों को कक्षा से बाहर जाने के लिए कहकर। आइएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12, आप लोग आंसर समझ चुके होंगे, ठीक है। तो अगर आपकी कक्षा में कोई बच्चा है सही से नहीं पढ़ रहा है, ऊधमबाजी कर रहा है, तो आप लोग क्या करेंगे दोस्तों? आप लोगों को देखो, हम सबसे पहले ऑप्शन काट के इस आंसर दो। उससे पहले हम आपको बता दें कि जो बच्चा पढ़ने में बिजी रहेगा, क्या वो कक्षा में ऊधमबाजी करेगा? नहीं करेगा। ऊधमबाजी वही करेगा जिसकी रुचि पढ़ने में नहीं होगी। भाई खाली बैठा है, उसको तो अपना टाइम काटना है। टाइम कैसे काटेगा? उसका कटेगा तो कक्षा में शोर मचा के वो अपना टाइम काट सकता है, और काटते हैं बच्चे। तो आप लोग दोस्तों उसका यही कारण तो पता लगाएंगे कि इसकी आखिर रुचि क्यों नहीं है पढ़ने में। उसकी अरुचि का कारण, जो उसकी रुचि नहीं है, यानी कि जब रुचि नहीं है तो क्या है? रुचि का भाई विलोम अरुचि। तो अरुचि क्यों है, उसका कारण जानने की कोशिश करेंगे ना। आइएगा दोस्तों ए ऑप्शन पे आते हैं। पूरी कक्षा के सामने उन्हें बार बार डांट कर। नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं कर सकते हैं हम। डांटना तो बिल्कुल आरटीई एक्ट मना कर रहा है। बी, अब सी पे आते हैं। उन्हें गृह कार्य के रूप में अत्यधिक वर्कशीट दे के। नहीं दोस्तों, देंगे, लेकिन अत्यधिक दोस्तों ये नेगेटिव पॉइंट चला गया। बच्चों को कक्षा से बाहर जाने के लिए कहकर। दोस्तों आप ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते हो। तो बचा हुआ ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। यानी कि बच्चा अगर कोई पढ़ने में ध्यान नहीं दे रहा है, वो ऊधमबाजी कर रहा है, क्लास में शोर मचा रहा है, तो उनसे बात करके, जो बच्चा है उस टीचर उनसे बात करके उनकी बच्चों की अरुचि का कारण जानने की कोशिश करेंगे। भाई उसकी रुचि पढ़ने में क्यों नहीं है, ये कारण जानने की टीचर कोशिश करेगा, और उस कारण को, उस समस्या का निदान करेगा। कौन? टीचर। ठीक है दोस्तों। आइएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 हो गया है। 13 पे आते हैं। अब देखो दोस्तों, अगर ये इस तरह से ऑप्शन हमने आप बोला ना कि एक क्वेश्चन में हम 4-5 क्वेश्चन करा देते हैं, ठीक है। अगर दोस्तों ये चारों के चारों, चलो ये तो बी तो ऑप्शन आपको मालूम पड़ गया, ये पॉजिटिव है। अगर ये नेगेटिव पॉइंट भी कहीं दूसरी जगह आएंगे तो भी आपको समझ में आ जाएगा ना कि सर ने बताया कि ये नेगेटिव पॉइंट है। भाई नेगेटिव पॉइंटों को दूर रखना है, पॉजिटिव को लाना है बच्चे के प्रति। और हमेशा महत्व किसे देंगे आप? महत्व है वो बच्चों को महत्व दिया जाएगा, ठीक है। क्लास में सर्वप्रथम कौन रहेगा? बच्चा, शिक्षक नहीं रहेगा। क्योंकि दोस्तों पहले जो शिक्षक केंद्रित शिक्षा होती थी, लेकिन दोस्तों अब ये बाल केंद्रित शिक्षा है, इस वजह से, ठीक है। तो ये कुछ पॉजिटिव पॉइंट है।
आइएगा क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। संरचनावादी उपागम बताता है कौन? जो संरचनावादी उपागम है, संरचनावादी उपागम बताता है कि डैश ज्ञान की संरचना के लिए अत्यंत आवश्यक है। ठीक, जो संरचनावादी सिद्धांत है, उपागम है, कुछ भी आप बोल लीजिएगा, वो बताता है, क्या बताता है कि ज्ञान की जो संरचना होती है, ज्ञान की संरचना के लिए सबसे अधिक यानी कि अत्यंत क्या आवश्यक है? ए ऑप्शन अनुबंधन, बी दंड, सी यंत्रवद याद कराना और डी विद्यार्थी का पूर्व ज्ञान। आइएगा दोस्तों डिटेल में, दोस्तों साइकोलॉजी की क्लास होगी, वहाँ डिटेल में बात करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 13 इसका दोस्तों मुझे आप लोग आंसर दीजिएगा। ठीक है, तो जो विद्यार्थी का पूर्व ज्ञान है, भाई बच्चा स्कूल में जाता है, प्राइमरी स्कूल में, तो एक क्लास में गया, तो क्या उससे पहले वो बिल्कुल बोलना जानता नहीं था क्या? उसे थोड़ा बहुत तो भाषा का ज्ञान था या नहीं था? बिल्कुल था, क्योंकि वो अपने परिवार से बहुत कुछ सीख के वहाँ पर गया है, डायरेक्ट नहीं गया है। तो वही उसका जो सीख कर गया है परिवार के द्वारा, अपने पास पड़ोस के बच्चों के द्वारा, सामाजिक अंतःक्रिया के द्वारा। तो दोस्तों वही जो ज्ञान है उसके अंतर्गत थोड़ा बहुत तो है, तो उसी को हम पूर्व ज्ञान बोलते हैं। ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं? पूर्व ज्ञान। तो यानी कि जो संरचनावादी उपागम है वो बताता है कि पूर्व ज्ञान ज्ञान की संरचना के लिए अत्यंत आवश्यक है। ठीक है दोस्तों, तो इसका हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा? डी। आइएगा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा क्या कह रहा है? बच्चे अनेक घटनाओं के बारे में सहजानुभूति सिद्धांत की संरचना करते हैं। कैसे करते हैं? सहजानुभूति सिद्धांत की संरचना करते हैं। इस पृष्ठभूमि में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? बच्चे अनेक घटनाओं में सहज का मतलब समझते हो? सहज, सरल तरीके से। तो सहजानुभूति सिद्धांत की संरचना करते हैं। इस पृष्ठभूमि में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? ए ऑप्शन है बच्चों के इन विचारों को खारिज करना चाहिए। बी ऑप्शन है बच्चों के विचारों एवं सिद्धांतों को अनदेखा करना चाहिए। दोस्तों हमने कुछ आपको पॉइंट बताए, बस उन्हीं पॉइंटों को याद रखना, फटाफट आप लोग आंसर दोगे। सी ऑप्शन है बच्चों को इन विचारों के लिए डांटना चाहिए क्योंकि ये विचार उनके शिक्षण में हस्तक्षेप हैं। डी संवाद के द्वारा बच्चों की इन अवधारणाओं को चुनौती देनी चाहिए। आइएगा दोस्तों, मुझे क्वेश्चन नंबर 14 का दोस्तों आप लोग फटाफट आंसर बता दीजिएगा। अगर आप लोग बिल्कुल भी सहजानुभूति का भी मतलब नहीं समझते हैं, सहज मतलब सरल तरीका से, ठीक है दोस्तों, तो भी आप क्वेश्चन का आंसर देख सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं, क्योंकि दोस्तों नेगेटिव पॉइंटों को साइड में रख दो और बस पॉजिटिव पॉइंट को लाइएगा। आइएगा दोस्तों, उस ऑप्शन को काटना सीखिएगा। ऑप्शनों को अगर आप लोग काटना सीख गए तो दोस्तों आपका लगभग जो टफ क्वेश्चन होते हैं उनकी बात कर रहे हैं, जो सरल हैं उनको तो पढ़ के आप टिक कर दोगे, तो टफ क्वेश्चन आपने 50% दोस्तों उनको अच्छे से काटना सीख लिया तो अच्छे से कर लोगे 50% क्वेश्चन। ए ऑप्शन पे आते हैं, बच्चों के इन विचारों को खारिज करना चाहिए। भाई बच्चे जो नए नए विचार ला रहे हैं, अपने ज्ञान का निर्माण कर रहे हैं सहज रूप से सहजानुभूति सिद्धांत के अनुसार, तो क्या उनके इन विचारों को खारिज करना चाहिए? नहीं करना चाहिए, ये एक नेगेटिव पॉइंट है। तो एकदम बगैर देरी करे ए ऑप्शन काट दो। बी ऑप्शन पे आते हैं, बच्चों के विचारों एवं सिद्धांतों को अनदेखा करना चाहिए। भाई बच्चे जो नए नए विचार ला रहे हैं उनके हिसाब से वो सिद्धांत बना रहे हैं, तो क्या उनके सिद्धांतों को टीचर अनदेखा करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा भाई। क्यों करेगा? भाई हम क्लास में यही तो चाहते हैं कि बच्चे नए नए विचार बनाएं अपने दिमाग में और नए नए सिद्धांत बनाएं ताकि उनके ज्ञान का निर्माण हो सके, तो हम अनदेखा क्यों करेंगे? तो ये ऑप्शन हमारा कट गया। अब सी ऑप्शन पे आते हैं, बच्चों के इन विचारों के लिए डांटना चाहिए क्योंकि ये
विचार उनके शिक्षण में हस्तक्षेप करते हैं। दोस्तों बच्चों को डांटने की बात तो बिल्कुल कर ही नहीं सकते, डांट ही नहीं सकते, क्योंकि RT एक्ट 2000 बिल्कुल मना कर रहा है। तो सी ऑप्शन भी कट गया, बचा हुआ डी ये हमारा आंसर। यानी कि संवाद के द्वारा, संवाद मतलब समझते हो, आपसी चर्चा, बच्चे हैं, टीचर है, सभी मिलकर के आपस में चर्चा करेंगे, उसी को संवाद बोलते हैं। तो संवाद के द्वारा बच्चों की इन अवधारणा जो उनके मन में विचार हैं उनको चुनौती देनी चाहिए कि टीचर बोले हाँ ये सही या नहीं, तो बच्चे भी कुछ न कुछ तो तर्क देंगे, चुनौती देंगे कि नहीं। ठीक है, जब चुनौती टीचर देगा तो दोस्तों ये हमारा 14 का डी इज द राइट आंसर। भले ही आपको इन वर्डों का मतलब नहीं मालूम था, लेकिन दोस्तों आप नेगेटिव पॉइंटों को काट कर भी आप क्वेश्चन का जवाब दे सकते थे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आइएगा अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण अधिगम के लिए एक प्रभावशाली शिक्षण प्रणाली नहीं है। आइएगा दोस्तों, इस नहीं है पे हम सबसे पहले टिक कर देते हैं, क्योंकि ध्यान भटक जाता है। नहीं, अब मुझे याद रहेगा, आपको भी याद रहेगा। जो शिक्षण अधिगम है दोस्तों, तो एक प्रभावशाली शिक्षण प्रणाली नहीं पूछ रहा है, इसमें कौन सी नहीं है। ए प्रयोग एवं पर्यवेक्षण, बी संवाद एवं परिचर्चा, सी दिए गए ज्ञान को दोहराने पर केंद्रित करना, डी बच्चों को अंतर्दृष्टि के द्वारा अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करना। आइएगा दोस्तों, फटाफट दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 का मुझे आप लोग आंसर दीजिएगा। इसमें दोस्तों एक ऑप्शन ऐसा है, देखो ऑप्शन अगर आपने सही से अगर पढ़ा है तो बिल्कुल आपको एक नेगेटिव पॉइंट मिल जाएगा इसमें, और इसमें नेगेटिव है, मुझे दिख गया नेगेटिव है, और वही आपका आंसर है। क्योंकि नहीं पूछ रहा है, नहीं है यानी कि नेगेटिव ही तो पूछ रहा है ये। तो बस भाई शिक्षण अधिगम के लिए कौन सी एक प्रभावशाली शिक्षण पद्धति नहीं है, प्रणाली नहीं है, प्रणाली पद्धति एक ही बात। तो दोस्तों देखो प्रयोग एवं पर्यवेक्षण, भाई प्रयोग तो बच्चे के लिए बहुत ही अच्छा है ना, पर्यवेक्षण उसके जो पर्यावरण में आसपास है तो वो भी दोस्तों उसके शिक्षण अधिगम में आता है। तो ये तो हमारा बिल्कुल सही हो गया ना ए। बी ऑप्शन पे आते हैं, संवाद परिचर्चा बिल्कुल करनी चाहिए। बच्चों को अंतर्दृष्टि के द्वारा अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित, बच्चे अंतर्दृष्टि समझ रहे हो, अंदर से एकदम स्वतः उनके अंदर जो ऐसा अनुमान लगाएं, वो वही अंतर्दृष्टि होती है जो अंदर से, ताकि वो चीज़ को प्रोत्साहन करना चाहिए। ठीक है, अब आते हैं दोस्तों सी ऑप्शन पे, तो दिए गए ज्ञान को दोहराने पर केंद्रित। आज दोस्तों आपने अगर ए पढ़ा दिया, बी पढ़ा दिया, और आप बार बार यही बोल रहे हो कि आप ए पढ़िएगा, बी पढ़िएगा, सी तक पहुँचिएगा मत, तो दोस्तों क्या आपका उनका ध्यान उसी पे केंद्रित करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। ABCD यानी कि पूरी वर्णमाला हमको सुनाइएगा। ठीक है, तो यही हमारा नेगेटिव पॉइंट हो जाएगा, और जो कि दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा। सॉरी दोस्तों, ठीक है, जो कि इसका नेगेटिव पॉइंट है सी इज द राइट आंसर। क्लास अच्छी लग रही है दोस्तों तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जो दोस्तों सब्सक्राइब कीजिएगा। जब आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो दोस्तों मुझे भी अच्छा लगता है। ठीक है दोस्तों, बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन से कारक अधिगम को प्रभावित करते हैं? देखो दोस्तों ज़्यादा ज्ञानी बनने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग देखते होंगे जो ज़्यादा ज्ञानी बनता है वो बस ज्ञानी बन के रह जाता है। हाँ, ये बात बिल्कुल सत्य है। तो हमें ज़्यादा ज्ञानी नहीं बनना है, हम लोगों को, आप लोगों को बस जॉब मिल जाए, बस क्या मिल जाए? जॉब। और जो ज्ञानी आप लोग देख लेना, जो कक्षा में आप कहीं भी कोचिंग पढ़े हों, जो तर्क ज़्यादा करता है ना, तर्क नहीं, वो कुतर्क करता है ज़्यादा, तर्क कुतर्क, तो वो तरक्की करते रहते ज़िंदगी भर। और जो होशियार बच्चा होता है ना, वो बहुत आगे निकल जाता है। टीचर ने एक बार कहा, उस बात को समझ गया। हाँ, ये बात है, जो पॉइंट समझ में नहीं आएगा
तो वो पूछेगा। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि उनको मालूम है कि ये अपवाद वाला क्वेश्चन है, तो वो लेके आ जाते हैं टीचर के पास और उनको मतलब वो फंसाना चाहते हैं उसको। अरे तुम क्या फंसाओगे टीचर को, बस आप जहाँ फंसे हुए आप निकलो वहाँ से। और वही तरीका है आपका, बस बहस ना कर करके पढ़ाई पे ध्यान दीजिएगा, तभी आप निकल सकते हो। आएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ देखते हैं क्या है ये। निम्नलिखित में से कौन से कारक अधिगम को प्रभावित करते हैं। आइएगा दोस्तों, अब ये वो क्वेश्चन और ये क्वेश्चन एक बार हम आपको दिखा दें। अभी कौन सा क्वेश्चन था, अधिगम का कारक। हाँ, ये तो प्रणाली थी, बात एक ही है दोस्तों। ठीक, तो देखो सेम क्वेश्चन ये मेल खा रहे हैं। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन से कारक अधिगम को प्रभावित करते हैं। ऐसे कौन कौन से कारक हैं जो अधिगम को, कारक मतलब समझते हो इफेक्ट, इफेक्ट मतलब जो प्रभावित हो रहे हैं, ये कारक मतलब फैक्टर क्या क्या है। तो ए दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है। कैसा है, इम्पोर्टेंट। आप लोगों को बता दें, जो बड़ी परीक्षाएं होती हैं, आप तो खैर टेट सी टेट दे रहे हैं, जैसे समीक्षा अधिकारी RO ये हुआ, PCS हुआ, तो जो बड़े लेवल का एग्जाम होता है दोस्तों, उसमें ऐसे ही क्वेश्चन रख दिए जाते हैं। और अभी तक हमने आपको कैसे क्वेश्चन कराया कि एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन है, उसी में से आपको एक सही या गलत निकलेगा, उसी का वही आंसर है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर इसने 4 कथन दिए गए हैं, और 4 कथनों में से कौन से कथन, चारों में से क्या चारों सही हैं, चारों में से क्या चारों कथन सही हैं। यदि चारों नहीं सही है तो कौन कौन से कथन सही हैं। इसका मतलब आपकी जानकारी मतलब बहुत विस्तृत होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए, तभी आप इस क्वेश्चन का जवाब दे सकते हो। ठीक है, ये क्वेश्चन अभी तक दूसरा क्वेश्चन है, एक बार और आया था दोस्तों। ठीक है, और आज ये आया, मतलब 2 ही क्वेश्चन ये आए हैं अभी तक। आइएगा दोस्तों, हर एक साल आप लोग जानते हैं कि दिन प्रतिदिन जो कंपटीशन है वो हाई होता चला जा रहा है। तो जो एग्जामिनर लोग क्या करते हैं, जो बड़ी परीक्षाओं वाले क्वेश्चन हैं, वो तरीका है वो धीरे धीरे करके छोटी परीक्षाओं में भी अपनाने लगे हैं। भाई उनको तो बच्चों को बाहर करना है, कैसे करेंगे, तो यही तरीका है। तो ए विद्यार्थी की अभिरुचि। ठीक है, मैंने कि कौन से कारक अधिगम को प्रभावित करते हैं, जो तुम्हारी आपकी पढ़ाई लिखाई है, तो उसमें से ऐसे कौन से फैक्ट हैं जो आपकी पढ़ाई लिखाई को प्रभावित करते हैं। यानी कि विद्यार्थी की अभिरुचि, 2 विद्यार्थी का सामवेगिक स्वास्थ्य, डी शिक्षा शास्त्रीय रणनीतियाँ, और तीसरा नंबर ये, और चौथा है विद्यार्थी का सामाजिक एवं सांस्कृतिक संदर्भ। आइएगा दोस्तों, फटाफट क्वेश्चन नंबर 16 कौन सा होगा। क्या इसमें पहला ऑप्शन दोस्तों हमारा दे रहा है दूसरा और तीसरा, और दूसरा है पहला दूसरा और तीसरा, और सी है पहला दूसरा तीसरा चौथा, और डी है दोस्तों पहला और दूसरा। फटाफट दोस्तों बताइएगा। आइएगा दोस्तों, तो इसका क्वेश्चन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों। ये हमारे चारों के चारों कथन सही हैं। अब देखो विद्यार्थी पढ़ नहीं रहा है, अभी देखो बच्चे की बात कही थी हमने, वो क्लास में नहीं पढ़ रहा है, तो क्या करेंगे भाई, उसकी जो रुचि है अभिरुचि है, तो विद्यार्थी की जो अभिरुचि है रुचि है पढ़ने के प्रति, तभी तो वो पढ़ेगा। तो ये भी एक पढ़ाई लिखाई की आपका कारक हो गया ना। विद्यार्थी का सामवेगिक स्वास्थ्य, संवेग का मतलब समझते हैं दोस्तों आप, संवेग की क्लास हम अलग से लेंगे, तब उसमें दोस्तों हम आपको बताएंगे। संवेग जिसे इमोशन बोलते हैं दोस्तों, क्या बोलते हैं, इमोशन। कुछ इमोशन ऐसे होते हैं जो जन्मजात होते हैं, और कुछ इमोशन ऐसे होते हैं जो हम अर्जित करते हैं। ठीक है, अब पढ़ाई लिखाई का संवेग दोस्तों देखो ऐसा है कि जैसे आप किसी के सामने खड़े हो गए, 4-10 लोगों के सामने, जब आप बोलते हो तो दोस्तों कभी कभी क्या होता है कि आपकी जबान लड़खड़ाने लगती है, क्योंकि दोस्तों आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है, जो आपका संवेग है, वो सही से काम नहीं कर रहा है। ठीक है, तो दोस्तों वो आपको अर्जित करना पड़ेगा, आपको उसकी प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ठीक है, तो वही हमारा पढ़ाई लिखाई संबंधित है दोस्तों। यानी कि विद्यार्थी का संवेग वो भी स्वस्थ होना चाहिए, मतलब सही होना चाहिए,
टीचर ने अगर आपको बोर्ड पे खड़ा करा दिया तो आपके हाथ नहीं हिलने चाहिए। आप लोग जानते हैं जब इंटरव्यू वगैरह होता है दोस्तों, तो ये लोग वो देखते हैं आपकी बॉडी लैंग्वेज देखते हैं इंटरव्यू वाले कि ऐसा तो नहीं है आपके हाथ पैर काँप रहे हैं, आपका सांवेग काम कर रहा है या नहीं कर रहा है सांवेग। ठीक है, भूख प्यास निद्रा ये सभी दोस्तों हमारे जन्मजात संवेग हैं। संवेगों के बारे में दोस्तों डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, तो वो भी आपका सही होना चाहिए, तभी आपकी पढ़ाई लिखाई सही है। तो हमारा दूसरा भी सही हो गया। तीसरा, शिक्षा शास्त्रीय रणनीतियाँ। पढ़ने के लिए दोस्तों कुछ आप नियम बनाइएगा, पढ़ने के लिए आप कुछ नियम बनाइएगा, तभी आप पढ़ सकते हो ना। जैसे आप लोग अभी बड़े बच्चे हो, टीचर बनने के लिए जा रहे हो, बच्चे क्या हो, टीचर ही हो आप लोग। तो आप लोग पढ़ते हो तो ऐसा तो है नहीं भाई, आपने तो एक टाइम टेबल लगा रखा है ना, एक रणनीति बनाई है कि हमको पढ़ना है तो इस हिसाब से इतने टाइम पे इतना सब्जेक्ट, इतने टाइम पे इतना सब्जेक्ट, इतने टाइम पे इतना सब्जेक्ट, तभी तो वो एक आपकी पढ़ने की रणनीति है ना। तो वो भी दोस्तों आपकी एक अधिगम को प्रभावित करने वाला ही कारक है। चौथा नंबर पे आते हैं, क्या है दोस्तों ये, विद्यार्थियों का सामाजिक एवं सांस्कृतिक संदर्भ। जहाँ संदर्भ की बात की जाए तो संदर्भ वाले ऑप्शन को दोस्तों कभी भी छोड़ना मत। जहाँ संदर्भ लिखा हुआ मिल जाए या संदर्भानुसार, तो वो बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, तो इसके मतलब में दोस्तों ये हमारा चौथा सही है। तो दोस्तों अगर आप ऑप्शन को काट के करते तो भी आपका हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों हमने आपको ये बताया है कि संदर्भ वाला ऑप्शन आपको लेना ही लेना है। संदर्भानुसार लिखा हो या संदर्भ लिखा हो तो वो आपको ऑप्शन लेना ही लेना है। तो यहाँ पर एक ही ऑप्शन है दोस्तों, चौथा ऑप्शन है ये, और बाद बाकी की तीनों में किसी नहीं। फिर भी आप अगर काट के करते तो भी आपका क्वेश्चन हो जाता। ठीक है दोस्तों, आइएगा क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। निम्नलिखित में से क्या ज्ञान के सार्थक संरचना की प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण पहलू है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से क्या ज्ञान के सार्थक संरचना की प्रक्रिया, भाई ज्ञान की जो सार्थक संरचना की जो प्रक्रिया है उसमें एक महत्वपूर्ण पहलू है। कौन सा पहलू है, ABCD, कौन सा महत्वपूर्ण पहलू है। ए, लगातार अभ्यास तथा बार बार स्मरण कराना। B, पुरस्कार एवं दंड। C, उद्दीपन प्रतिक्रिया संबंध। और D, सामाजिक पारस्परिक क्रियाएं। बताइएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17, इसका आप लोग मुझे आंसर दीजिएगा। यानी कि ज्ञान की सार्थक संरचना की प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण पहलू है, तो दोस्तों इसका हमारा सामाजिक परस्पर क्रिया यानी कि सोशल इंटरेक्शंस हो जाएगा। ठीक है, क्यों हो जाएगा आप लोगों को दोस्तों ये बता दें, सामाजिक पारस्परिक क्रियाएं ज्ञान की सार्थक संरचना की प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण पहलू है। और जो बायोगैस की, हमने देखो बायोगैस के बारे में आपको बहुत बार बता चुके हैं, एक बार फिर से बताते हैं। तो जो सामाजिक अंत्यक्रिया का सिद्धांत है वो बायोगैस की का है। जहाँ समाज की बात कर रहा है तो वहाँ बायोगैस को आप लेकर के पहुँच जाइएगा, आपका आंसर सही हो जाएगा। तो बायोगैस का मानना है कि बच्चे अपने ज्ञान का निर्माण सामाजिक पारस्परिक क्रिया के द्वारा करते हैं। ठीक है, ये किसका मानना है, बायोगैस की जो मनोवैज्ञानिक है उनके अनुसार। बायोगैस के अनुसार बच्चों की भाषा, स्मृति, अमूर्त चिंतन, प्रत्यय निर्माण आदि कौशलों के विकास में सामाजिक पारस्परिक क्रियाएं महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। ठीक है दोस्तों, देखो अमूर्त आप समझते हैं, मूर्त समझते हैं और प्रत्यय समझते हैं दोस्तों। ये सब कुछ पॉइंट हम क्लास में लेंगे दोस्तों। अगर यहाँ पर अगर डिटेल में चर्चा करेंगे तो बस प्रत्यय अगर शुरू कर दिया तो प्रत्यय पर ही पूरी चर्चा में क्लास खत्म हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो आइएगा दोस्तों अब चलते हैं आपने क्वेश्चन नंबर 18 पे। दोस्तों यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 18 है, ये थोड़ा इंग्लिश वाला ऊपर हमने काट दिया है, इस वजह से ये क्वेश्चन नंबर 18 आप लोग याद रखना। जब विद्यार्थी पुरस्कार पाने की इच्छा से बार बार, क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से सुनना, और ध्यान से सुनने के बाद कभी कभी क्या होता है कि जो क्वेश्चन होता है दिखने में बड़ा होता है लेकिन उसके अंदर दोस्तों होता कुछ भी नहीं है। और बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं कि वो डर जाते हैं, वो यही दिमाग में रखते हैं अरे क्वेश्चन तो बहुत बड़ा है, इसे कैसे करेंगे। लेकिन नहीं, आप डरो मत,
मैथ में आपने अगर सवाल को हल किया होगा कि जितना बड़ा क्वेश्चन होता है वो उतना ही सरल होता है, और थोड़ा समीकरण रख दिया ना बिल्कुल एक लाइन का, वो उतना ही टफ होता है। ठीक है, तो वही यहाँ पर भी आप देखिएगा, जब विद्यार्थी पुरस्कार पाने की इच्छा से बार बार किसी गतिविधि को करने का निर्णय लेते हैं, क्या कह रहे हैं हम, पुरस्कार को पाने के लिए बार बार किसी भी गतिविधि को करने का निर्णय लेते हैं, जैसा कि एक प्रयोग का नियोजन एवं संचालन करना, जो कि प्रत्यक्ष रूप से उस गतिविधि से संबंधित नहीं है, जैसा कि एक स्टार या बैज प्राप्त करना, ऐसी स्थिति में क्या संभावना उत्पन्न होती है। आइएगा दोस्तों, हम आपको कुछ उदाहरण देते हैं। देखो, उदाहरण दे करके निजी जीवन में तो आज जल्दी समझ में आता है। पुरस्कार पाने की इच्छा तो बार बार एक ही चीज़ करना, जैसे दोस्तों एक विद्यार्थी है, देखो पुरस्कार देना भी चाहिए, और जब ज़्यादा बार पुरस्कार, देखो हम आपको पुरस्कार के कुछ लाभ बताएंगे और कुछ हानि बताएंगे, और उसी अगर आपने लाभ और हानि समझ लिया तो दोस्तों आप यही क्वेश्चन इतना बड़ा है, वो यही ये एज वेज लिख दिया है, कोई मतलब नहीं उसका, बस इसका सेंस यही निकल रहा है कि पुरस्कार से क्या लाभ हैं और क्या हानि है। क्या पुरस्कार बार बार लेना चाहिए, या टीचर को पुरस्कार बार बार बच्चों को देना चाहिए। ठीक है, ना गलत है और ना सही है। आइएगा दोस्तों, देखो अगर एक बच्चा है, दो बच्चे क्लास में हैं, मेरी बात को समझना, दो बच्चे क्लास में हैं और दोनों के दोनों टैलेंटेड हैं। एक देखो थोड़ा तो इसका जो आईक्यू लेवल है वो थोड़ा कम ज़्यादा होगा, सेम तो भाई होगा नहीं। तो जब क्लास में दोस्तों टेस्ट हुआ, तो टीचर ने जब टेस्ट लिया तो 20 नंबर के क्वेश्चन थे, तो एक बच्चे के जो जिसका आईक्यू लेवल थोड़ा ज़्यादा था उसके 20 में से 20 क्वेश्चन आ गए, और एक बच्चे के 20 में से उसके 17 क्वेश्चन नंबर आए, 3 नंबर कम रह गए और उसके 20 में से 20 आ गए। दोस्तों सभी के सामने उसको पुरस्कार दे दिया गया 20 नंबर वाले को, और 17 नंबर वाला बेचारा रह गया। अब मेरी बात को गौर से सुनना, दोबारा टेस्ट फिर हुआ, चलो ये मैथ का हुआ, फिर दोस्तों इंग्लिश का हुआ, बार बार ऐसे कोई हो रहे हैं और लगातार वो ले रहा है, पुरस्कार पाने की इच्छा बार बार हो रही है। आप क्वेश्चन की तरफ आइए, पुरस्कार पाने की इच्छा बार बार हो रही है दोस्तों उसकी। दोस्तों जब बार बार उसे पुरस्कार मिल रहा है, अब देखो जिसे नहीं मिल रहा है तो वो क्या कर रहा है, वो लगातार प्रयास कर रहा है। एक कंडीशन दोस्तों ऐसी आएगी जो वो ये सोच रहा है कि मेरे 3 नंबर का गैप है, मुझे और पढ़ना है, 3 नंबर का गैप है, मुझे और पढ़ना है, और जिसको 20 में से 20 क्वेश्चन वो कर रहा है, तो दोस्तों वो ये सोचेगा कि अब मुझे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे तो सब कुछ आता है, तभी मेरे 20 में से 20 क्वेश्चन सही हो रहे हैं। ठीक है दोस्तों, उसने पढ़ाई की तब उसकी 20 में से 20 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, लेकिन जब से उसके दिमाग में ये गलत अवधारणा पहुंच गई कि मुझे सब कुछ आता है, अब मुझे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं, समझो उसका लेवल गिरता जाएगा। तो दोस्तों यहीं पर पुरस्कार नेगेटिव की तरफ उसको लेके आएगा, और जिसे पुरस्कार नहीं मिल रहा है वो पुरस्कार पाने के लिए बराबर मेहनत करेगा, वो उससे कई गुना आगे निकल जाएगा। तो यही दोस्तों है, पुरस्कार देना चाहिए लेकिन बार बार नहीं। बच्चा उस गतिविधि को, भाई मैथ में आ रहा है तो बस मैथ ही पढ़ता रहेगा क्या, और भी तो पढ़ना है। तो वही क्वेश्चन है दोस्तों, ज़्यादा बार पुरस्कार लेना भी खतरनाक होता है। आइएगा दोस्तों, ऑप्शन क्या कह रहे हैं, समझने के लिए अधिगम से आनंद प्राप्त करना, बी ऑप्शन पुरस्कार के बिना भी उस गतिविधि में लगे रहना, सी अन्य लोगों को खुश करने के लिए कार्य करने के बजाय स्वयं की निपुणता के लिए उद्देश्य निर्धारित करना, डी अधिगम के प्रति भौतिकवादी अभिवृत्ति का विकास। क्वेश्चन नंबर 18 फटाफट मुझे आंसर दीजिएगा, हमने आप लोगों को समझा दिया है। ठीक है, तो इसका हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा, डी, अधिगम के प्रति भौतिकवादी अभिवृत्ति का विकास। आइएगा दोस्तों, कुछ हम आपको फटाफट इसका थोड़ा व्याख्या करते हैं।
जब एक विद्यार्थी पुरस्कार पाने की इच्छा बार बार किसी गतिविधि को करने का निर्णय लेते हैं, जैसा कि एक प्रयोग का नियोजन या एवं संचालन करना, जो कि प्रत्यक्ष रूप से उस गतिविधि से संबंधित नहीं है, फिर भी दोस्तों, जैसा कि एक स्टार या बेज प्राप्त करना, ऐसी स्थिति में अधिगम के प्रति भौतिकवादी अभिवृत्ति के विकास की संभावना होती है। आइएगा दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 और इसके बाद एक और क्वेश्चन है, बस फिर यहीं पर क्लास को हम समाप्त करते हैं। संज्ञान एवं संवेग के बीच किस प्रकार का संवेग है, वो संबंध है, संबंध, संवेग पढ़ रहे हैं ना, संबंध को भी संवेग पढ़ दिया। आइएगा दोस्तों, ए ऑप्शन, एक दिशी संवेग संज्ञान को प्रभावित करता है। बी, एक दिशी संज्ञान संवेगों को प्रभावित करता है। सी, द्विदिशी दोनों के बीच एक गतिशील पारस्परिक क्रिया है। डी, एक दूसरे से स्वतंत्र है। आइएगा दोस्तों, और मुझे लगता है कि आप लोगों ने इसका जवाब बहुत अच्छे से ढूंढ लिया होगा। संवेग क्या है, संज्ञान क्या है, अगर ये भी आपके समझ में नहीं आ रहा है, फिर भी आप लोगों ने आंसर ढूंढ लिया होगा, क्योंकि दोस्तों हमने आपको ऐसी ऐसी ट्रिकें बता रखी हैं कि आप लोग वो ट्रिक लगा देंगे तो 100% काम करेगी वो ट्रिक। आइएगा दोस्तों, तो इसका सबसे बड़ा ऑप्शन हमारा सी है, और तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। आइएगा थोड़ा समझाते हैं। ये द्विदिशी होता है दोस्तों, ठीक है। तो संज्ञान एवं संवेग के बीच, संज्ञान मतलब दोस्तों आपके ज्ञान से संबंधित है, और संवेग हम बता चुके हैं आपकी बॉडी लैंग्वेज, ठीक है। आप अगर पढ़ा रहे हो या पढ़ रहे हो किसी के सामने, तो आपको एकदम सही से शब्द निकलना चाहिए, लड़खड़ाना नहीं चाहिए, तो वो आपकी बॉडी लैंग्वेज, हाथ पैर नहीं हिलना चाहिए। और ज्ञान आप समझते हो कि किसी भी जो हमारी कठिन परिस्थिति होती है या किसी कोई समस्या होती है, तो उसको हम सॉल्व करते हैं किसके माध्यम से, संज्ञान के माध्यम से, कितने ज्ञान के माध्यम से, ठीक है। तो वही संवेग और संज्ञान के बीच दोस्तों संबंध पूछ रहा है, तो दोस्तों ये कैसा होता है, द्विदिशी होता है, यानी कि दोनों के बीच एक गतिशील पारस्परिक क्रिया होती है। अगर आपको ज्ञान अच्छा होगा, जानकारी अच्छी होगी, तो दोस्तों आप लड़खड़ाओगे नहीं, आपका संवेग गिरेगा नहीं। परस्पर अगर अच्छी सी क्रिया है आपकी आपस में, तो एकदम आप अच्छे से उसको जवाब दीजिएगा सामने वाले को, ठीक है। तो कुछ दोस्तों हम डिटेल में थोड़ा बोलना चाहते हैं, बस 45 मिनट तक दोस्तों पढ़ाएंगे हम आपको। तो संज्ञान एवं संवेग के बीच द्विदिशी, यानी कि दोनों के बीच एक गतिशील पारस्परिक क्रिया का संबंध होता है। संवेग एवं संज्ञान एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, बिल्कुल बात सही है, और प्रभावित भी होते हैं। उदाहरण के लिए, जब एक व्यक्ति उत्तेजित दशा में होता है, तो उसके सोचने और समझने और स्मरण करने की क्षमता का लोप हो जाता है। दोस्तों आइएगा, ये उत्तेजित जो अवस्था बताई गई है, यानी कि जब आप गुस्सा में होते हो, वही बात है गुस्सा या उत्तेजित होना। जब दोस्तों आप लोग देख लेना, जब आप के अंदर ज़्यादा गुस्सा आती है आपको, तो दोस्तों आपकी जो सोचने और समझने और स्मरण करने की जो क्षमता होती है, तो दोस्तों वो आप इतना नहीं कर पाते हो। आप लोग देख लेना, देखो जैसे आप पढ़ाई कर रहे हो, पढ़ने के लिए बैठ जाएं, तो आप ऐसा करके देखना प्रैक्टिकल के रूप में, आपने एक क्वेश्चन को आप लगाएं, और उससे पहले दोस्तों आप किसी से झगड़ा करके आएंगे, तो दोस्तों आपको बहुत गुस्सा होगी, आपके अंदर उत्तेजित अवस्था में होगी, तो दोस्तों ना तो आपको उस जो क्वेश्चन पढ़ोगे वो समझ में आएगा, और ना ही उसके ऑप्शन। अब एक दिन दोस्तों जी बिल्कुल शांत माइंड में, बहुत ही एकदम प्रसन्न चित्त होकर के आप बैठिएगा उसी क्वेश्चन को, तो आपको क्वेश्चन समझ में आएगा और उसके ऑप्शन बेहद तरीके से समझ में आएंगे, तो दोस्तों आप अच्छे से उसका आंसर दे सकते हो। तो वही ये बात कह रहा है, ठीक है, कि जब व्यक्ति उत्तेजित दशा में होता है, तो उसके सोचने और समझने और स्मरण करने की क्षमता का लोप हो जाता है। इसी प्रकार जब व्यक्ति में उच्च संज्ञानात्मक योग्यता होती है, जब ज़्यादा ज्ञान होता है, तो वह अपने संवेगों पर नियंत्रण भी स्थापित कर लेता है। वही बात है भाई, आपको अगर जानकारी है किसी के बारे में, भाई किसी ने, देखो ऐसा है, इधर उधर घुमा फिराने की बात करने की क्या ज़रूरत है। हम एक टीचर हैं, चलो ठीक है, मान लो हम एक टीचर हैं, मुझे किसी भी बच्चे ने एक मैथ का क्वेश्चन दिया, हालांकि दोस्तों मैथ मेरा सबसे अच्छा सब्जेक्ट है, मुझे मैथ से कोई डर नहीं लगता है, लेकिन एग्जाम्पल के तौर पर हम आपको बता रहे हैं कि
मैथ मैथ का मुझे किसी ने क्वेश्चन दिया और बाई चांस देखो हम इतने सर्वज्ञानी तो है नहीं कि हम हर एक क्वेश्चन का जवाब सभी को दे दें, ऐसा तो है नहीं। हम क्या यहाँ कोई भी सर्वज्ञानी नहीं है। तो जब वो उस क्वेश्चन को हम नहीं बता पाएंगे तो दोस्तों हमारा जो ज्ञान है वो उसके अंतर्गत दोस्तों हम उस क्वेश्चन का जवाब नहीं दे पा रहे हैं तो दोस्तों हम लड़खड़ाने लगेंगे, सामने वाले से यही बोलेंगे भाई मुझे तो नहीं आता, वो बहुत ही निराश होकर के। यदि जैसे ही वो क्वेश्चन मुझसे बोलेगा वो मुझे और ज्ञान है उसके बारे में, तो तुरंत जो हमारा उच्च संज्ञानात्मक है, उच्च ज्ञान है, तो दोस्तों तुरंत हमारे संवेगों को कंट्रोल करेगा। संवेग अपने आप ही कंट्रोल हो जाएंगे क्योंकि वे आपस में एक दूसरे की क्रिया करते हैं ना, और क्योंकि हम उसे सामने वाले को जवाब दे देंगे और नहीं देंगे तो वो कुछ न कुछ मुझसे बोलेगा। ठीक है, आइएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 20वां नंबर क्वेश्चन है और आज की क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन है और 45 मिनट तक तो क्लास लेनी चाहिए लगातार, ये साइकोलॉजी कहती है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सी मध्य बाल्यावस्था की विशेषता है। दोस्तों हमने आपको अवस्थाएं पढ़ाई थी और अगर आप लोगों ने अभी तक अवस्थाओं की क्लास नहीं देखी है तो प्लीज़ दोस्तों तीनों अवस्थाएं, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, तो शैशवावस्था की जो अवस्थाएं होती हैं वो, और बाल्यावस्था की भी 3 अवस्थाएं होती हैं। ठीक है, पूर्वावस्था और मध्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, और किशोरावस्था की भी, तो पूर्व किशोरावस्था, मध्य किशोरावस्था, उत्तर किशोरावस्था और शैशवावस्था की इसी तरह से होती हैं। तो दोस्तों वो सभी हमने आपको एकदम विधिवत तरीके से दोस्तों हमने इसकी अलग क्लास ले ली है पहले से ही, तो आप लोग वहाँ जा कर के उन क्लासों को, इन अवस्थाओं के बारे में पढ़िएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये क्वेश्चन आप तुरंत हल कर लोगे। फिर भी हम आपको बता दे रहे हैं कि जो मध्य बाल्यावस्था है उसकी विशेषता पूछी जा रही है। ठीक है, तो इसकी जो एज होती है दोस्तों वो 6 से 11 वर्ष तक की होती है मध्य बाल्यावस्था की। ए ऑप्शन, अमूर्त रूप से सोचने तथा वैज्ञानिक तर्क का प्रयोग करने की योग्यता विकसित होती है। बी ऑप्शन, बच्चे तार्किक एवं मूर्त रूप से सोचना प्रारंभ कर देते हैं। सी ऑप्शन, अधिगम मुख्य रूप से संवेदी एवं चालक गतिविधियों द्वारा घटित होता है। और डी, शारीरिक वृद्धि एवं विकास बहुत तेज गति से होता है। आइएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 बहुत ही एकदम अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपने दोस्तों जो प्याजे की अगर अवस्थाएं पढ़ी हों, हमने दोस्तों प्याजे को भी पढ़ा दिया है। आप लोग देखो मेरी बात को मानना, मेरी जो क्लासें हैं अवस्थाओं वाली, तीनों अवस्थाएं हमने आपको बहुत अच्छे से पढ़ा दी हैं और जो प्याजे जी हैं उनको पूरा पढ़ा दिया हमने पूरा, क्योंकि वो बेहद इंपॉर्टेंट है सीटेट के लिए, इसलिए मैंने कुछ ही टॉपिक पढ़ाए, पूरा नहीं पढ़ाया, लेकिन प्याजे को पढ़ा दिया। तो दोस्तों प्याजे की भी कुछ अवस्थाएँ, दोस्तों प्याजे की एक मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है। ठीक है, तो अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि बच्चे, इसका आंसर दोस्तों हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 का बी, जो बच्चे हैं वो तार्किक एवं मूर्त रूप से सूचना प्रारंभ कर देते हैं। प्याजे जी कहते हैं कि प्याजे की जो तीसरे नंबर की अवस्था है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जिसकी उम्र उन्होंने बताई है 7 से 11, तो उन्होंने उस उम्र में यही बताया है कि बच्चे हैं वो तार्किक एवं मूर्त रूप से सोचना प्रारंभ कर देते हैं। आइएगा दोस्तों, तो मध्य बाल्यावस्था में बच्चे तार्किक एवं मूर्त रूप से सोचना प्रारंभ कर देते हैं। कोल के अनुसार, ये एक कोल मनोवैज्ञानिक, उनके अनुसार वो क्या कह रहे हैं कि मध्य बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष की आयु होती है। प्याजे ने इस अवस्था को मूर्त संक्रियात्मक अवस्था भी कहा है, हमने अभी बताया आपको, जिसमें बालक तार्किक और मूर्त रूप से चिंतन करने लगते हैं। इसी अवस्था में विलोम्यता और संरक्षण जैसे गुणात्मक मानसिक योग्यता का विकास होता है। दोस्तों इन्होंने जो कोल है इन्होंने 6 से 12 वर्ष उम्र मानी है। ठीक है, तो उम्र तो इन्होंने अपनी अपनी अलग मानी है, लेकिन आप जो रियल उम्र है आप इतना याद रखना, जो शैशवावस्था की उम्र अगर पूछी जाए तो 0 से लेकर के 5 वर्ष तक शैशवावस्था, यानी कि जन्म से 5 वर्ष तक, और 6 से लेकर के 11 वर्ष तक ये बाल्यावस्था, और 12 से 18 ये किशोरावस्था, ये आपकी मेन है। ठीक है, फिर अलग अलग मनोवैज्ञानिक है, लेकिन आपको पेपर में यही मेन वाली पूछी जाएंगी। ठीक है दोस्तों, तो आज की क्लास में बस इतना ही, और मिलते हैं दोस्तों अब नेक्स्ट क्लास में। और अभी तक अगर आपने वीडियो को शेयर नहीं किया है, क्लास को लाइक भी नहीं किया है, तो आप लोग सबसे पहले ये काम कीजिएगा। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा। दोस्तों हम आप लोगों के प्रति इतनी मेहनत करते हैं
तो आप लोगों का कुछ न कुछ तो फ़र्ज़ बनता है मेरे प्रति। ठीक है दोस्तों, तो मुझे आशा है कि आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया गया होगा, क्योंकि दोस्तों आप लोग समझदार हो, कोई वैसे तो हो नहीं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लव यू गाइस, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस।